एक बड़ा फितना जिसकी मैंने कभी बात नहीं की है, मेरा नहीं ख्याल के कभी की है। मुझे एक बहुत बड़ा ख़तरा फ्रीडम के बाद अली भाई वो ये था कि तुम्हें एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं और इंडिया ने तुम्हें मांगा है। आई एम डेड अगर मैं इंडिया चला जाऊं। दैट वाज द बिगेस्ट ड्रामा डिलेमा ऑफ माय लाइफ। तो जब आप जेल से निकले तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से आपको थ्रेट तो नहीं आया, आप पर कोई अटैक तो नहीं हुआ? धमकियां दे रहा था कि मार देंगे, ये कर देंगे, अब मैं जाते कर ले जो करना है, मुझे कुछ भी नहीं घंटा कर सकते तुम लोग। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आपसे रब्ता किया, आपको फ्लिप करने की कोशिश की। मुझे रॉ से डायरेक्ट उन्होंने एक फिक्सर को कॉल किया मेरे। क्या कामरान फरीदी आज के दिन भी अमेरिका के, CIA के या FBI के किसी मिशन पर तो नहीं? और इस मिशन के लिए कामरान फरीदी पहले जेल गया, जेल से निकलने के बाद फिर वो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से सऊदी और फिर दुबई। ये सब जो सेक्रीफाइस किया ये एक मिशन का हिस्सा है। ये भी मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ मैं चक्कर में किस चक्कर में हूँ। कामरान भाई, आपने 25 साल FBI को सर्व किया, आपने अमेरिका के टॉप गैंगस्टर्स को पकड़ा, जेल भेजा और कुछ को एलिमिनेट भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने आपको 30 साल की सज़ा सुना दी, आपको जेल जाना पड़ा। एक तो आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से अमेरिका ने आपको ये सज़ा सुनाई? दूसरा, जेल में आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी? सोच डिजिटल की ऑडियंस जिनको अभी आपके बारे में नहीं पता उनके लिए एक रिकैप दे दें। अली भाई, मेरी जेल जाने की वजह ये थी कि मैंने FBI जो मुझ पे चार्ज थे वो बहुत सारे हैं, तो इनिशियली बहुत सारे थे, फिर उसके बाद रिड्यूस डाउन हुए। मेरी जेल जाने की वजह ये थी कि मैंने FBI के कहने पर टेस्टिफाई नहीं किया जाबिर मोतीवाला के ख़िलाफ़। वो चाह रहे थे कि मैं जाबिर मोतीवाला के ख़िलाफ़ गवाही दूं, जो मैंने केस किया था, जिसका मैं हिस्सा था। तकरीबन 7.5 साल मैं अंडर कवर ऑपरेशन में था FBI के साथ। तो जो मेरी रिपोर्ट्स थी उसके बरखिलाफ़ एक टेस्टिफाई करने के लिए मुझे कहा गया और मैंने उससे इख्तलाफ किया। और इख्तलाफ करने के बाद ना सिर्फ इख्तलाफ किया बल्कि मैंने जाबिर मोतीवाला को, जो कि उस वक्त लंदन में क़ैद थे, लंदन ब्रिटिश प्रिजन में थे, अमेरिकन बिहाफ पे उनको एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा था, उनको लेके आना चाह रहे थे अमेरिका। तो मैंने उनके वकील से रब्ता किया और उनकी फैमिली से रब्ता करके उनके ख़िलाफ़ जो चार्जेस थे उनको बर्बाद कर दिया। बेसिकली यही मेरा ख्याल बेहतर लफ्ज़ होगा। मैंने टेस्टिफाई किया उनके लॉयर के सामने या ब्रिटिश कोर्ट के सामने कि ये जो चार्जेस बनाए गए हैं जाबिर मोतीवाला पे, जो कि मैं मेन विटनेस था उसका, तो वो खाली सिर्फ भोंडे हैं, उसमें कई झूठ शामिल है। और FBI मुझे प्रेशर कर रही है कि मैं ब्रिटिश कोर्ट में ये स्टेटमेंट दूं कि जाबिर मोतीवाला एक टेररिस्ट है। और चूंकि मैंने वो बयान नहीं दिया, और ना सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि अमेरिका के कानून के ख़िलाफ़, अमेरिकन कानून में यह है कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकते। तो बाकायदा मैंने उनके ख़िलाफ़ काम किया। वो मामला पाकिस्तानी हुकूमत के हक़ में जाता था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि पाकिस्तानी हुकूमत को वो FATF में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जिससे मैंने इख्तलाफ किया। तो जब मैंने एक एक्शन लिया तो उसके बाद मुझे वार्निंग आई कि आप ये काम नहीं कर सकते, प्लीज़ बैक आउट ऑफ इट, आप इससे जो है वो दस्तबरदार हो जाइए इस दावे से, और कहें कि मैंने प्रेशर के तहत किया, पाकिस्तानी हुकूमत के प्रेशर के तहत ये बयान दिया। मैंने ये करने के बजाय कंटिन्यू किया और मैंने एक ऑडियो बयान जो था वो रिकॉर्ड करवा दिया जाबिर मोतीवाला के वकील को, जो कि इंटरसेप्ट कर लिया FBI ने। उनके पास ये ख़बर पहुंच गई, शायद ब्रिटिश ने उस साइट से भी किया हो, उसका मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन फॉर श्योर ये पता है कि FBI को ये बात, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहे थे, उनको हर चीज़ पता थी कि मैं ये कर रहा हूँ। तो उन्होंने वार्निंग देने के बाद मुझे जो है वो जब मैंने कंटिन्यू रखा इस मामले को, तो मुझे अरेस्ट कर लिया गया। और उस वक्त जो मुझे अरेस्ट किया गया वो चार्जेस थे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास बहुत से ऐसे राज हैं जिसके बाहर निकलने के बाद ख़तरा हो सकता है हुकूमत की कुछ चीज़ों को, क्योंकि मैं टेररिज्म केस भी कर रहा था, अलकायदा के केस भी करता। अब उनको ये नहीं पता कि लीक, जो इसको लीक कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि मेरा जो लीक है वो किस हद तक है, क्या एक्सटेंट है। क्या मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉल करके बता दिया कि मैं क्या काम करता रहा हूँ, या दूसरी हुकूमतों को बता दिया कि मैं उनके
अमेरिका के लिए इन हुकूमतों में या इन मुल्कों में क्या करता रहा हूँ, तो वो एक ख़तरे का बाइस था उनके लिए। तो मुझे इनिशियल चार्ज जो उन्होंने बनाया, जो कि सबसे ख़तरनाक चार्ज अमेरिका में टेररिज्म के बाद होता है, वो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। बल्कि मेरा ख्याल है इक्वली होता है, पैरेलल चलता है। अगर आप डोमेस्टिक, अगर आपने टेररिज्म एक्ट नहीं किया तो आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आते हैं। तो वो चार्ज के तहत मुझे अरेस्ट किया गया। उस वक्त प्रिलिमिनरी एक ही चार्ज था, और उस चार्ज में जो इनिशियल सज़ा होती है अगर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में, अगर जो सज़ा है वो मिनिमम मैंडेटोरी कहते हैं उसको, वो है 30 to 35 ईयर्स मिनिमम मैंडेटोरी एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप करते हैं तो उस चार्ज में मुझे इनिशियली अरेस्ट कर दिया गया। और अरेस्ट होने के बाद मुझे, चूंकि मैं लंदन में था, मैं लंदन एयरपोर्ट पर अरेस्ट हुआ था, यानी मैं लंदन फ्लाई करके जा रहा था ग्रैंड ज्यूरी, ब्रिटिश ग्रैंड ज्यूरी में टेस्टिफाई करने के लिए यूके में। तो मुझे हीथ्रो एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया। जहाज से जैसे ही मैं स्टेप आउट हो रहा था, बाहर MI6 और CIA और FBI एजेंट्स लाइन से खड़े हुए थे। जैसे ही मैं स्टेप आउट हुआ, उन्होंने, मेरी वाइफ भी साथ में थी उस वक्त, हम दोनों को कस्टडी में ले लिया। मेरी वाइफ को रिलीज कर दिया, लेकिन मुझे वो एक आइसोलेशन कमरे में ले गए। वहां पर आइसोलेशन कमरा मतलब एक, यानी वो नॉर्मली अगर आप किसी मुल्क में जाते हैं तो वो आपको आइसोलेशन में नहीं डालते हैं। दैट्स नॉट द वे थिंग्स गेट डन। ये बिल्कुल खिलाफ कानून चीज़ थी। लेकिन उन्होंने मुझे एक आइसोलेटेड कमरे में, एक काल कोठरी समझ लीजिए, जो बिल्कुल एक स्टोरेज रूम समझ लीजिए, उसमें उन्होंने डाल के मुझे बाहर से कुंडी लगा दी। अब उसका, अगर वो मुझे जनरल पॉपुलेशन रखते तो मेरे पास फ़ोन एक्सेस होता, वहाँ पे फ़ोन एक्सेस मेरे पास नहीं था। मेरी वाइफ को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो भागम दौड़ कर रही थी और फिगर आउट कर रही थी कि हो क्या रहा है। उसको आइडिया तो था कि हो गया जो, उसको आइडिया था पहले से कि मैं क्या करने आया हूँ और क्या हो रहा है। ज़ाहिरी बात, उसको तफसील पता थी, हर वक्त साथ में थी मेरे। लेकिन उसने बाहर से मेरे लॉयर को, जो लंदन में एक हमारे लॉयर, यानी वो जाबिर मोतीवाला के लॉयर, मेरा लॉयर तो खैर कहना गलत होगा, वो जाबिर मोतीवाला के लॉयर को कि भाई तुम, क्योंकि उसका इनविटेशन था, उसने कहा था, ये उसका आइडिया था कि मैं यहाँ के टेस्टिफाई करूँ ताकि मामला बिल्कुल स्क्वाश हो जाए एक दफ़ा कोर्ट में, ताकि दोबारा ना उठ सके। तो जब उनको रब्ता किया तो वो फ़ौरन एयरपोर्ट आए, और एयरपोर्ट आके उसने, मेरी वाइफ भी साथ में थी, उसने मुझे ढूंढा। और एयरपोर्ट पे MI6 और FBI ने ये कहा कि वो यहाँ पे नहीं, उसको हमें पता नहीं कहाँ पर, उसको तो रिलीज़ हो गया, बाहर ढूंढो जाके उसको। और उनको पता थी कि ये बात झूठ है कि मैं रिलीज़ हुआ, तो ज़ाहिरी बात है मैंने रब्ता कर लिया होता। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि जंगल में तो नहीं था। उसके बाद मैंने फ़ोन के लिए दरख्वास्त की कि मुझे फ़ोन एक्सेस दिया जाए, मैं अपनी वाइफ को बताऊं कि मैं कस्टडी में। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास फ़ोन एक्सेस इसलिए नहीं है कि तुम नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर, और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में हम किसी कम्युनिकेशन को बाहर अलाउ नहीं करते। और जब मैंने और दरख्वास्त ये की कि मुझे कहेंगे, मैंने कहा मेरे साथ क्या होगा, उन्होंने कहा तुम वापस भेज रहे हैं अमेरिका, वी नॉट गोना एक्सेप्ट यू। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इलीगल है, ये वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स कहलाता है। तो ये एग्जैक्ट वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स थी कि उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ एक एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो यू नॉट एंटर इन यू, अब आप यूके एंटर तो नहीं हुए, तो आप यू हैव टू गो बैक। लिहाजा जब मैंने कहा कि मुझे एक्सट्रेडिशन हेयरिंग चाहिए, जब आप एक्सट्राडाइट करते हैं किसी को वापस, तो उसको एक कानून, आपको एक्सट्रेडिशन हेयरिंग देनी पड़ती है। तो जब मैंने उसकी दरख्वास्त की कि मैं वैसे डिपोर्ट नहीं हूँगा, मुझे एक्सट्रेडिशन हेयरिंग चाहिए, कि तुम्हें वजह बतानी पड़ेगी कि तुम किन वजूहात की बिना पे, क्या शवाहिद हैं तुम्हारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, कि मैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ एक सच बोलने आया हूँ, एक झूठ के तहत एक पाकिस्तानी सिटीजन अंदर है जिसको तुम लोगों ने फ्रेम किया है, और मैं उस केस में था, मैं लीड इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ उसी केस का। तो लिहाजा ये मेरा हक बनता है कि मैं कोर्ट को सच बताऊं। उन्होंने कहा कि ये टोटली हमारे ऊपर नहीं है, ये FBI पे या CIA पे डिपेंड करता है, ये उनका डिसीजन है, और हम जो है वो सिर्फ तुम्हें इस मुल्क में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो, और जब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट वो डिक्लेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू टॉक टू देम। और उनमें से कोई मुझसे बात करना नहीं आया। मुझे तकरीबन 6 घंटे उस सेल में रख के उन्होंने नॉर्वेजियन एयरलाइन का जहाज़ में बिठाया, जो कि नॉर्वेजियन एयरलाइन की फ़्लाइट थी। मेरा ख्याल है वो पहली फ़्लाइट होगी, इस वजह से उन्होंने मुझे उसमें बिठाया, और उसमें बिठा के उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क में भेज दिया। मेरे साथ 2 एजेंट, एक राइट और एक लेफ्ट, बैठे हुए थे, और वो एयर मार्शल थे, एयर डिफेंस मार्शल कहलाते हैं वो, US मार्शल्स। और वो दोनों जो थे, मैं हैंडकफ में भी था, और मुझे जैसे ही मुझे कस्टडी में ले गया, उस वक्त मुझे दोनों हाथों में हथकड़ियाँ थी मेरे।
फ्रंट पे हथकड़ियाँ थी, उसके बाद एक चेन लेके उन्होंने, ना सिर्फ एक तो हथकड़ी होती है, एक नॉर्मल क्रिमिनल को जब कस्टडी में लेते हैं उसके या तो पीछे या आगे हथकड़ी बांध देते हैं, उन्होंने मुझे जो हथकड़ी बनाई थी वो थोड़ी स्पेशल थी, वो अमेरिका से आई हुई थी मेरे लिए ख़ास मिसाल बनाने के लिए। उन्होंने दोनों हाथों से हथकड़ियाँ लेके, एक जंजीर थी, एक चेन थी जो उन्होंने मेरे चारों तरफ यानी चेस्ट चेस्ट पे बांधी थी, तो मेरे हाथ इससे आगे नहीं बढ़ सकते थे। फिर उसके अलावा मेरे पैर में बेड़ियां लगा दी थी, 2 क्लिप थे पैर के अंदर जो चेन के साथ लगे हुए थे, उसको उर्दू में क्रॉस डंडा बेड़ी कहते हैं, या डंडा बेड़ी, क्रॉस नहीं डंडा बेड़ी कहते हैं, क्रॉस डंडा बेड़ी यूं लगती है। सो वो स्ट्रेट डंडा बेड़ी यानी जो क्रॉस चेन थी, जो कि 2 कफ लेंथ थे, जो बड़े हाथ होते हैं, उसमें चेन जो होती है वो छोटी होती है, तो आप पूरा स्टेप नहीं लगता, आपको ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे आप जंप जंप लगाना, जाहिर बात है आपका स्टेप नहीं होता वो पूरा। सो वो मिनिमल स्टेप आप लेके चल सकते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि वो भागे ना। मैं कहाँ भाग सकता हूँ, मैं तो एयरपोर्ट के अंदर कस्टडी में हूँ, तो वो उस तरह से। लेकिन वो धोनी और 20 आदमी मेरे पीछे कम से कम जो थे वो ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्सेस के चल रहे थे, उसमें स्कॉटलैंड यार्ड भी थी, MI6 भी थी वो, और यूनिफॉर्म ऑफिसर जो उनके लोग थे, यानी इतना बड़ा उनको ऐसा हवा लग रहा था कि एयरपोर्ट पे लोग, बच्चे रुक रुक के डर के मारे देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। वो मुझे वापस उस कालकोट्री से ले गए नॉर्वेजियन एयरलाइन के ऊपर, और नॉर्वेजियन एयरलाइन पे जब प्लेन बोर्ड होने से पहले उन्होंने मुझे बोर्ड किया, और बोर्ड करने के बाद वो एजेंट मेरे बराबर में बैठ गए। मेरा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी था, जो मेरी वाइफ के पास था, और जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था, जो मेरी वाइफ का फ़ोन, जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने कस्टडी में ले ली। मेरे पास और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, कुछ हार्ड ड्राइव थी, कुछ USB ड्राइव थे, थंब ड्राइव थे, कुछ एविडेंसेस थे, जाबिर केस की जो तफसीलात थी वो सब उन्होंने अपनी तहवील में ले ली। और उसके बाद मुझे न्यूयॉर्क JFK की फ़्लाइट में बिठा दिया। कीप इन माइंड, मैंने जो फ़्लाई किया था जब लंदन जाने के लिए, तो मैंने न्यूयॉर्क से फ़्लाई नहीं किया था, मैं फ़्लाई किया था मियामी सर। मैंने एडवांस टिकट नहीं दिया था, ये मेरी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होती है। हम जब, क्योंकि जब आप एडवांस टिकट लेते हैं तो वो सिस्टम में आ जाता है। तो मैंने जो फ़्लाइट ली वो लास्ट में, जैसे मैं एयरपोर्ट से जाके काउंटर से टिकट लिया था मैंने, लेकिन उन्होंने जो मुझे फ़्लाइट दी वो न्यूयॉर्क वाली JFK की थी, क्योंकि मेरा जो ऑफ़िस था, जो कि जाबिर मोती वाला केस को डील कर रहा था, वो न्यूयॉर्क ऑफ़िस था। तो उन्होंने मुझे उसी फ़्लाइट में बिठा के JFK की फ़्लाइट में भेजा। और फिर जैसे आप सवाल पूछते रहेंगे, फिर मैं आपको तफ़सील बताता रहूँगा। ये अगर वरना मैं फ्लू में रहा तो फिर आपको पूरा कहानी इसी में बता दूँगा ना। सो गो अहेड। ये इनिशियल तफ़सील थी मेरे अरेस्ट की, और इस तरह से मुझे वापस JFK में ले गया, और JFK में जाके मुझे फिर उन्होंने एक JFK के ही अंदर तफ्तीशी अफसरान वहीं आ गए थे उन्होंने, और मुझे एक कमरे में वहाँ उन्होंने जो एयरपोर्ट के अंदर जो सेल था उसमें टेम्परेरीली डाल दिया। कामरान भाई, आपने तो अमेरिका के साथ वफा की, आपने अमेरिका के लिए कई बार अपनी जान को डेंजर में डाला, कई मिशंस पर आप मरते मरते बचे, लेकिन अमेरिका ने आपके साथ बेवफाई कर दी, आपको जेल में डाल दिया और 30 साल की सज़ा सुना दी। जेल से निकलने का आपका जो आज़ादी का दिन था वो था कौन सा? और जो कामरान फरीदी आज हमारे सामने है, इस टाइम कैमरा के सामने है, क्या कामरान फरीदी 25 साल पहले ऐसा था? ये जेल से निकलने के बाद कोई तब्दीली आई, कोई फ़र्क आया? आज जो कामरान फरीदी है वो एक नया कामरान फरीदी है। अप्रैल 24 2024 मेरे रिलीज़ का दिन था। अली भाई, जो रिलीज़ का दिन था, देखें, वो उसको कहते हैं इंग्लिश में लफ्ज़ फ्रीडम, आज़ादी। लेकिन वो मेरे लिए आज़ादी नहीं थी, क्योंकि मेरे सर पे तलवार लटक रही थी। कीप इन माइंड कि मैं आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी आज़ादी मशरूत थी। मुझे 3 साल प्रोबेशन, ये पेपर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे अगर आप गूगल करें तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मौजूद हैं। मेरी जो शराइत थी वो मशरूत आज़ादी थी, यानी ये कि मैं फिर भी हाउस अरेस्ट में था। हाउस अरेस्ट का मतलब कि मेरे पर जो कंडीशन थी वो उन्होंने ये लगाई थी कि मेरे पास कोई भी, मेरी जितनी कम्युनिकेशन है, चूँकि मैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आता हूँ, गवर्नमेंट एक्ट में आता हूँ, तो मेरी कोई भी कम्युनिकेशन फ्रीडम नहीं होगी। यानी मतलब ये कि एक तो मेरा कंप्यूटर, मेरे हर फ़ोन, हर कंप्यूटर और हर कम्युनिकेशन जो है वो मॉनिटर्ड होगी। जेल रिलीज़ से 3 दिन पहले प्रोबेशन ऑफिसर US गवर्नमेंट का, जो कि एक्स FBI एजेंट था, जिस जगह मुझे जाना था वो घर को सर्च करने आए थे पूरे, के घर में क्या मौजूद है क्या मौजूद नहीं है। यानी वो मशरूत थी कि अगर घर में कोई गन्स, कोई नाइफ, कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो ख़तरा बन सकती है, वो उन्होंने पहले घर को पूरा स्वीप किया आके। कंसेंट साइन करना पड़ता है। मेरे घर पे आए, उन्होंने उस रूम को चेक किया जहाँ मैं हूँगा, एक एक चीज़ उन्होंने, क्लॉजेट से लेके हर चीज़ चेक की कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ जो कि खतरे का बायस बन सकती हैं उनके लिए या FBI के लिए, कि मैं रिटेलिएट ना करूं, वो ये उन्होंने पूरा चेक किया। ये पहली चीज़ उन्होंने की, यानी 3 दिन पहले उन्होंने स्वीप किया घर को, ओके किया।
कि या इट्स परमिसिबल। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा कि या ही इज़ रेडी टू रिलीज़। जब मैं रिलीज़ हुआ तो प्रोबेशन पे जज ने शराइतियाँ लगाई थी, जो कि ऑल्सो ऑनलाइन मौजूद है। सारी कम्युनिकेशन मॉनिटर होंगी, हर फ़ोन, हर चीज़। मुझे इजाज़त नहीं होगी अपने पुराने जो केसेस में जिन लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग जाबिर मोतीवाला या उसके अलावा कोई और अलकायदा या कोई तालिबान या कोई आईसिस या कोई ऐसी चीज़, उनसे रब्ता की इजाज़त नहीं होगी कि मैं उनसे बात कर सकूँ। और एक ये भी शर्त उसमें थी कि मैं कहीं घर से बाहर नहीं निकलूँगा, और घर से बाहर जो है वो एक मेरे पास एक मॉनिटर पेयर में लगा दिया था, जो मॉनिटरिंग डिवाइस होती है। उस डिवाइस जो थी वो आपकी मुस्तकिल, उसमें जीपीएस भी होता है और वाईफाई भी होता है। उसको ये भी बताता है कि ये घर से मुझे इजाज़त थी कि मैं 12 स्टेप बाहर ले सकता हूँ, 12 स्टेप जो मेरे घर का पेवमेंट है, यानी मैं उस तक जा सकता हूँ वॉक करके। उससे बाहर जाऊँगा तो वो वायलेशन हो जाएगी और वो मार्शल सीधा आएंगे, मुझे दोबारा अरेस्ट कर लेंगे। सो मेरी नक्लो हरकत जो थी वो लिमिटेड थी। अब आप सोचिए कि आप आज़ाद हैं लेकिन आप आज़ाद नहीं, यानी ये कि आई एम फ्री बट आई एम नॉट फ्री। तो ये फ्रीडम नहीं होता अली भाई, ये एक कैद ही है कि मैं एक कैद से दूसरी कैद में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर में हूँ, घर वालों के साथ हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, मेरे दिल में खौफ था कि मुझे लग रहा था कि मुझे शायद रिलीज करने के बाद नए चार्जेस ला के मेरे ऊपर मुझे दोबारा अरेस्ट कर लेंगे या कोई नई चीज़ ले आएंगे, क्योंकि एफबीआई ने के डिसीजन से मैं नहीं छूटा था, मैं छूटा था जज ने जो रहम की अपील की थी या जो डिडक्शन किए थे 2 पॉइंट, उस पर मुझे उन्होंने अर्ली रिलीज दी थी। तो एफबीआई उस चीज़ के फेवर में नहीं थी। कामरान भाई, स्पाई वर्ल्ड के फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या कोई एजेंट इंटेलिजेंस एजेंसी को छोड़ सकता है अपनी मर्जी से, वो भी जिंदा, क्योंकि उसके पास तमाम राज होते हैं उस एजेंसी के। आपने भी एफबीआई को 25 साल तक सर्व किया, उसके बाद आप जेल चले गए, लेकिन एफबीआई के तमाम ऑपरेशंस के, एफबीआई के तमाम जो काम थे, उनके राज आपके पास हैं। तो जब आप जेल से वापस आए तो सीआईए या एफबीआई आपको थ्रेट करने की कोशिश नहीं की, या कोई ऐसा इरादा तो नहीं था कि आपको एलिमिनेट कर दें? क्योंकि आपके पास तो उनके तमाम ऑपरेशंस के राज हैं, उनके जितने एसेट्स हैं, उनके जितने भी एजेंट्स हैं, आपके पास तो तमाम राज हैं, आप तो उनको डैमेज कर सकते हैं टिल डेट। अली भाई, उनका प्लान तो इनिशियली ये था कि मैं शायद मेरा दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट होती है। अगर आप किसी को आइसोलेशन में रखते हैं, काल कोठरी में रखते हैं, और उसकी कुछ शराइत होती हैं। वो शराइत ये होती हैं, यानी कानूनन ये होता है कि अगर आप किसी को 7 दिन के बाद आपको उनको सूरज दिखाना पड़ता है, फिर आप वापस बाहर आके अंदर रख सकते हैं। ये शर्त होती है आइसोलेशन की। अगर ये शर्त नहीं है, अगर अगर आप 7 दिन अगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कैदी है जैसे मैं था, तो एक और चीज़ ये होती है कि कम से कम आप उसको कम्युनिकेशन या कोई रीडिंग मटेरियल फराहम करें ताकि उसका दिमाग माऊफ ना हो। मुझे उन्होंने कंप्लीट अंधेरी कोठरी में 1 साल रखा है, और वो काफ़ी होता है एक इंसान के ज़हनी तवाज़ुन ख़राब करने के लिए। अगर आप साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे या इसको मेडिकल जो लोग जानते हैं, जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक इंसान को सेन रहने के लिए आप अगर 24 घंटे और 365 दिन, यानी तो उसके लिए लिमिट मेरा ख्याल है 6 महीने की होती है, जो मैंने पढ़ा है कई जगह पे। वो एक एक चीज़ नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट, कि कहीं पर लिखा है 6 महीना, कहीं पे 8 महीना, कहीं 7 महीना, लेकिन 1 साल जो है वो तो बहुत कंफर्म चीज़ है। आई एम नॉट द सेम पर्सन आई वॉज जब मैं जेल में गया था। जो लोग मुझे पहले जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वो कामरान फरीदी नहीं हूँ जो जेल जाने से पहले था। मच डिफरेंट देन, मे बी आई एम लिटिल बिट मोर क्रेजी। तो अली भाई, उनका प्लान तो यही था कि अगर मैं जब रहूँगा काल कोठरी में इतने अरसे तक, और आई विल लूज माई माइंड, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं, अंधेरा है ना, गो आपको टाइम का पता नहीं चला। और मेरे साथ एक और खेल ये करते थे अली भाई, वहाँ पे टाइमिंग का आइडिया जो होता है, वो जब आप एक काल कोठरी में मुक़य्यद होते हैं, जब आप कैद होते हैं, तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि आपको टाइम आइडिया होना चाहिए कि टाइम कट रहा है ना आपका, योर टाइम इज पासिंग, सो यू हैव टू नो। आप योर काउंटिंग, उसको कहते हैं उर्दू में काउंटिंग, इंग्लिश में काउंटिंग डेज। आप दिन गिन रहे होते हैं अपने, कि भाई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। तो जब जितने दिन तक आपको, जब तक टाइम का आइडिया ना, आपको पता नहीं होगा दिन कैसे कटा। तो वो टाइम का आइडिया करने के लिए वो जो लंच आता है या ब्रेकफास्ट आता है, उससे आपको आइडिया होता है कि सुबह नाश्ता आ गया, अब ये सुबह हो गई, और रात का खाना आ गया तो रात हो गई। तो वो कभी कभी कि इतने कमीने के बच्चे थे, कुत्ते के बच्चे थे वो, कि वो रात को कभी 3 बजे जाके एक सैंडविच फेंक देते थे। अब मैं समझ रहा हूँ कि ये अब दिन हो गया, मैं उठ गया हूँ, ये कि मैं तो सैंडविच ले लिया कि मॉर्निंग टाइम के 6 o'clock जेल का ब्रेकफास्ट होता है। अच्छा, वो
अब मैं 3 बजे से 6 बजे तक समझ रहा हूँ सुबह हो गई। अब पता चला 6 बजे फिर आपने खड़खड़ दोबारा सुनी, तो अब क्योंकि कोई खिड़की तो है नहीं, एक दरवाजा है बस, आप उस पर कान लगा के सुन सकते हैं। और वो एक पीछे आगे उसमें शटर होता है, उसको वो खोल के अंदर से खाना फेंकते थे। तो 6 बजे दोबारा जब जनरल पॉपुलेशन का ब्रेकफास्ट, तो वो खड़खड़ की आवाज आती थी बाहर, तो अरे यार ये तो कुत्ते। तो ये बहुत ज्यादा करते थे कि दे प्ले ट्रिक्स विथ योर माइंड। आपका माइंड जब आपके साथ ट्रिक प्ले करना शुरू कर देता है, देन यू स्टार्ट लूजिंग योर माइंड। सो दैट वाज अ डेंजरस थिंग इन होल सिनेरियो, कि वो इट वाज गोइंग ऑन लाइक दिस। तो एक तो प्लान ये था कि आई लूज माई माइंड। सेकेंडरी प्लान ये था कि आप सोचिए कि एक फेडरल ऑफिसर या कोई भी इंटेलिजेंस ऑफिसर या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट, उसके लिए सबसे वर्स्ट चीज होती है जेल, क्योंकि उसने उन लोगों को अंदर डाला हुआ है। अब आपने कितने लोगों को लॉकअप कराया, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग वहां पर हैं जो मेरी वजह से अंदर हैं, या कोई काउंट तो नहीं है। और वैसे भी एक जनरल पॉपुलेशन में, एक जेल में कैदी उस आदमी से, पुलिस वाले से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई 10 साल है, कोई 5 साल है, कोई लाइफ सेंटेंस है, कोई 2 लाइफ सेंटेंस, तो खत्म हुए हैं ना। तो अगर ऐसी जगह पे आपको डाल दिया जाए जहाँ सारे ही दुश्मन हैं और सारे गैंग्स हैं वहां पर, जहाँ के, जबकि मुझे डाला था न्यूयॉर्क में, जहाँ पे 3 बड़े गैंग थे, एक ब्लड, एक क्रिप्स और एक लैटिन किंग। वो लोग आसरा करते ही नहीं है मारने में। तो इनको ये था कि अगर ये जनरल पॉपुलेशन में भी गया तो उसको मार देंगे अंदर, तो उसको जिंदा तो रहने देंगे नहीं। जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। तो पहला प्लान फेल हुआ। 365 दिन मेरे तकरीबन, गिव और टेक, कालकोठरी में गुजरे। दिमाग मेरा ठीक था, मेरा मेडिकल उन्होंने कराया, साइकियाट्रिक एवेल्युएशन कराई, आई पास द साइकियाट्रिक एवेल्युएशन, और मुझे जनरल पॉपुलेशन में डाल दिया। जनरल पॉपुलेशन में वही सारे गैंग्स और वही सारी चीज थी, तो जाहिर बात है उनको आइडिया हो गया था, उनको पता था कि ये कौन है। जेल में एक चीज होती है कि वो जब आपकी डिक्लेरेशन होती है, तो वो डिक्लेरेशन कैदी ज्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनके पास होता है, तो आप ये हर एक को पता होता है हर एक का क्राइम क्या है। वो पहले जेल में आने से पहले कैदियों को और गैंग्स को खासतौर पर पता होता है उनके लोग अंदर काम कर रहे होते हैं, या उनकी डीलिंग होती है नर्सेज के साथ, या उनकी डीलिंग होती है एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के, क्योंकि वहां भी कैदी काम करते हैं, उसको ट्रस्टी कहते हैं। तो उनको पता होता है हर एक की फाइल क्या है। वहाँ पे इलीगल काम भी हो रहा, तो उनको इसलिए ऑलरेडी अवेयर होना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ हमारे खिलाफ तो कोई ये किसी ने नहीं भेज दिया जासूस। तो वो एक सेकंड चीज़ ये थी कि वो समझ रहे थे कि अभी हमला होगा और शायद मार देंगे। उनके पास शैंक्स तो होती हैं, नाइफ तो होती हैं, वहाँ पे आइस पिक्स होते हैं, शैंक्स होती है, कुछ चीज़ों के हथियार बना लेते हैं अंदर वो लोकली। तो वो भी फेल हो गया उनका, क्योंकि जब मैं बाहर गया सिरानियों से, उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया था। मैं ज़बान स्पेनिश भी काफ़ी अच्छी बोलता था, बोलता हूँ, और ज़बानें भी बोलता हूँ। तो मेरे जो है वो बैकअप, और दूसरा फिर मुस्लिम ब्रदरहुड भी वहाँ पे मौजूद थी। कि गैंग तो नहीं है वो, मुस्लिम्स का अपना एक ग्रुप होता है, वो गैंग की तरह ही ट्रीट करते हैं उनको, मुस्लिम ब्रदरहुड कहलाते हैं वो। बीजीए थी वहाँ पे, ब्लैक गोरिल्ला आर्मी, बीजीएमएस। मैं एक बातवा ज़बान ज़रूर बोलता हूँ, जो जो कि जमैकन आइलैंड डायलैक्ट है। आइलैंड डायलैक्ट मतलब ये कि ये जमैका और वर्जिन आइलैंड्स में बोला जाता है, सेंट सेंट थॉमस वगैरह में, उसको उसको बातवा कहते हैं। तो मैं बातवा बोलता था। तो बीजीए जाते ही मैंने पहले बातवा में बात, जब बीजीए के पास गया तो मैंने बातवा में बात की। उन्होंने बताया, मैंने बताया कि बोलते हैं कि क्यों आए हो। मैंने गैंग, हर गैंग ने एक दफ़ा मुझसे इनिशिएट किया कि तुम यहाँ पर हो और यू नॉट गोना बी नो हार्म टू अस। तो मैंने बताया, मैंने कहा यार मैं तो इनकी बेड़ा करके, तो वो ऑलरेडी खुश होना शुरू हो गया, उनका मैं तो हीरो बन गया। अब जाहिर बात है कि ऐसा आदमी जो उनके साथ रहा इतने अरसे तक, और उसने जो है वो इनका केसों का बेड़ा गर्क कर दिया, तो वो बहुत खुश थे। तो वो पूरा स्क्रिप्ट जो था वो फ्लिप हो गया। तो ना सिर्फ गैंग ने सराहना शुरू कर दिया, बल्कि और इम्पोर्टेंट, वो मुझसे टेक्निक पूछते थे कि यार बचना कैसे है, या वो किस तरह बचा जाए, सर्वेलेंस कैसे होती है। सो उल्टा उल्टा मुझसे हेल्प लेना शुरू कर दी, जो मैंने दी उनको। तो वो भी स्क्रिप्ट फेल हो गया। तीसरी चीज ये थी कि एक बड़ा फितना जिसकी मैंने कभी बात नहीं की है, मेरा नहीं ख्याल के कभी की है, मुझे एक बहुत बड़ा खतरा फ्रीडम के बाद अली भाई, वो ये था कि फ्रीडम से पहले, जब मैं जेल से छूटने से 4 महीने या 6 महीने पहले, गिव और टेक, मुझे मेरे लॉयर का कॉल आया जेल में कि तुम्हें एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं और इंडिया ने तुम्हें मांगा है, इंडिया ने कहा है कि तुम्हें उनके हवाले कर दिया जाए इंटरोगेशन के लिए। तो मेरे लॉयर ने कहा कि अभी तो ये एज ऑफ नाउ ही इज़ अमेरिकन सिटीजन, क्योंकि मेरी उस वक्त बात चल रही थी अमेरिकन सिटीजन स्ट्रिप करने की। तो अगर वो स्ट्रिप कर देते हैं सिटीजनशिप, तो फिर आई एम अ मैन विदाउट अ पासपोर्ट, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद था। तो अगर मैं डिपोर्ट हो रहा हूँ, तो मैंने लॉयर को बोला कि ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मुझे डिपोर्ट कर रहे हैं तो वो मेरा जहाज़ तो जाना चाहिए पाकिस्तान डायरेक्ट, क्योंकि कानून यही है।
तो क्या लगा कि नहीं, ये करते क्या है नॉर्मली कि तुम्हें ऐसी फ्लाइट दे देंगे जैसे वाया थाईलैंड, क्योंकि मोस्ट जहाज जो है, मोस्ट एयर फ्लाइट जो है वो स्टॉप ओवर होती हैं। तो तुम्हें कोई ऐसी फ्लाइट दे देंगे जो कि या तो ऐसी जगह पे जो कि इंडियन फ्रेंडली कंट्री है, वहाँ पे स्टॉप ओवर दे देंगे, और जैसे ही तुम वहाँ पे रुकोगे तो इंडियन तुम्हें कस्टडी में ले लेंगे। सो ये एक बड़ा तशवीश की बात होगी। मेरा लॉयर बहुत डरा हुआ था, मेरी वाइफ और मेरी फैमिली बहुत डरी हुई थी कि उन्होंने जब ऑलरेडी रिक्वेस्ट सबमिट करा दी थी स्टेट डिपार्टमेंट को, ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है बात। आई नेवर ब्रिंग इट अप, आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई डिडंट वांट टू। तो अप अंटिल नाउ उसमें यह था कि वो इंडियन कस्टडी में अगर मैं चला गया तो जाहिर बात है, ये तो नहीं है कि वो मुझे ट्रीट करेंगे एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, वो मुझे अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन एज ट्रीट करते तो मुझे थोड़ी छूट होती। लेकिन अगर मुझे एज अ पाकिस्तानी सिटीजन ट्रीट करते तो मुझे नहीं लगता। मेरा लॉयर ये कह रहा था, उसने एक इंडियन लॉ फर्म से कांटेक्ट किया उसी वक्त, और इंडियन लॉ फर्म का कहना यह था कि अगर ये यहाँ आ गया, जो कि ह्यूमन राइट्स, जो लॉ फर्म थी वो ऑल्सो डील विद लॉट ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन इन इंडिया, और इंडियन गवर्नमेंट की सबकी बहुत हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसको इंटेरोगेशन में, पहली बात तो इसको सही जगह, इसको मारपीट बहुत ज़्यादा होगी, और दूसरी बात क्योंकि कोई कोई अमेरिकन का तो कुछ नहीं, उन्होंने तो दे दिया, हवाले कर दिया। पाकिस्तान गवर्नमेंट मुझे शायद क्लेम ना करे क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहा नहीं हूँ, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कुछ मेरे फुटप्रिंट्स नहीं थे, बहुत छोटी उम्र में छोड़ा था। तो इसका मतलब मैं ऑन माई ओन, मैं अपने, मेरे पास कोई सपोर्ट या बैकअप मौजूद नहीं है, आई एम डन। तो वो चीज़ मुझे एक सर पे तलवार की तरह थी कि जब मैं निकला हूँ जेल से, अली भाई उस गेट से, तो मुझे नहीं पता कि अगर मुझे दोबारा कस्टडी में लेके वो बोलते हैं कि अमेरिकन, या ये कहें कि हम तुम्हें डिपोर्ट कर रहे हैं राइट अवे, क्योंकि अमेरिका इंडियंस ने ऑलरेडी कहा हुआ है। इंडियन प्लान ये था, ये एक बाखबर जराए से इत्तला ये आई, मेरे अपने सोर्सेज भी थे, जो मेरे लॉयर के बहुत अच्छे सोर्सेज एज वेल उन उसके पास थे, और मेरे अपने जो कॉन्टेक्ट्स थे जो न्यूयॉर्क में, जो जिनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, तो उनका कुछ अमल दखल एम्बेसी के साथ था, या वो कुछ लोगों को जानते थे, क्योंकि वहाँ गॉसिप चल रही थी बहुत ज़्यादा। ये तो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं थी कि कामरान फरीदी बाहर आ गया है, लोगों ने प्रोग्राम भी करना शुरू कर दिए थे उस वक्त यूट्यूब पे, कई चैनलों ने, जो कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था उस वक्त, कि मुझे बाद में पता चला कि प्रोग्राम्स हुए हैं मेरे ऊपर। जियो न्यूज़ ने मेन आवर में ये न्यूज़ चलाई थी, अरेस्ट होने की भी और रिलीज होने की भी। वो तो अरेस्ट का तो मुझे पता, रिलीज का मुझे पता नहीं था। तो जियो न्यूज़ मेन आवर में चला, उसके बाद उसको ARY ने भी पिक किया, और दूसरे मेन स्ट्रीम चैनल में भी, वो मेन चैनल पे 9 o'clock स्लॉट पे वो न्यूज़ चली थी। तो लिहाजा खबर तो बाहर आ गई थी। तो मुझे ये था कि अगर उन्होंने कस्टडी में ले लिया तो मुझे जो फ़्लाइट मिलेगी, जो मुझे इत्तलात थी, उन्होंने मुझे ये प्लान किया था कि हम इसको वाया बैंकॉक या वाया थाईलैंड फ्लाई कराएंगे, यानी न्यूयॉर्क टू बैंकॉक और बैंकॉक कराची। लेकिन बैंकॉक से मुझे कस्टडी में पिक कर लिया जाएगा, इंडियन कस्टडी में लेके मुझे इंडिया ले जाया जाएगा इंटेरोगेशन के लिए। वो लोग उस वक्त सिर्फ इंटरगेट, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे चार्जेस नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया मुझ पे चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इंडिया के खिलाफ कोई काम किया नहीं। तो अगर मैं बैंकॉक वाली फ्लाइट में होता तो ये मुझे बैंकॉक से इन कस्टडी ट्रांसिट में ले लेते, और ट्रांसिट में लेके मुझे इंडिया इंटेरोगेशन के लिए, वो इंटेरोगेशन ही होती है, और वो इंटेरोगेशन वो जज एक्सटेंड करता रहता, कि उनके पहले उनका इरादा ये था कि वो 72 घंटे की इंटेरोगेशन होती है, 72 आवर रिमांड जिसको कहते हैं पाकिस्तानी ज़बान में इंटेरोगेशन, और उस रिमांड से फिर वो कहते हैं कि हमें शवाहिद मिल गए हैं, वी नीड एक्सटेंड। तो वो फिर अगर वो ताड़ा एक्ट उस वक्त मेरा ख्याल है मौजूद था, पता नहीं उस वक्त, अब तो नहीं है वो, लेकिन ताड़ा उस वक्त था मौजूद, उनका टेररिज्म एक्ट जो था, अगर वो उसमें डाल देते तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, दे कुड कैप मी फॉर ईयर्स, वो कितने टाइम तक। तो मुझे ये बताया था लॉयर ने कि तुम दोबारा सूरज देखना नसीब नहीं होगा। तो वो एक तलवार मेरे सर पे तो लटक रही थी कि यार अगर मैं अभी निकला आसमान से गिरा और खजूर में अटका, वो इंडियन डालेंगे, फिर वो कुत्ते पर, हालांकि वेजिटेरियन मिलेगा, मीट तो खाने को मिलेगा नहीं, यहाँ वैसे भी हम बात एज ह्यूमन पर्पस कह रहा हूँ। और फिक्र बहुत थी मुझे, फैमिली का क्या होगा, ये क्या होगा, वो सारी सोच अपनी जगह मौजूद थी। तो मैं एक जेल से जब निकल रहा हूँ अली भाई, तो आई एम नॉट फ्री। मैं एक जेल से निकल रहा हूँ, दूसरी जेल की तरफ जा रहा हूँ। वो जेल इस जेल से ज्यादा खतरनाक है। वो लाइफ सेंटेंस नहीं देंगे, वहां तो मैं रिलीज हो गया हूं, तो योर माइंड प्ले ट्रिक्स विद यू, आसमान से गिरा बड़े खजूर में अटका, आई एम डेड अगर मैं इंडिया चला जाऊं। अगर मुझे दोबारा कस्टडी में लेते हैं, अगर इवन अमेरिकन दोबारा कस्टडी में लेते हैं, देन दिस अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि इस दफा मैं सेकेंडरी, यानी वो पहली जो होता है वो फर्स्ट ऑफेंडर होता है, मैं फर्स्ट ऑफेंस में था। अगर मैं सेकंड ऑफेंस में जाता हूं तो फिर उसका मिनिमम मैंडेटोरी फेडरल प्रिजन में वो 15 साल से कम नहीं होता, तो आई विल बी बैक इन 15 ईयर्स। अगर प्रोबेशन, और बड़ी आसान चीज ये है कि प्रोबेशन वायलेशन है, अब मेरे पर प्रोबेशन है, क्यों मैंने ये सारी बात कही, मैं प्रोबेशन पे हूँ। प्रोबेशन पे शराइत ये होती है कि अगर किसी गाड़ी, अगर किसी जगह, ये मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर मैं किसी जगह हूँ, घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ अपने, और वेब पी रहा हूँ, मुझे गोली लग जाए खुदा न खास्ता,
तो मेरी प्रोबेशन वायलेशन हो, हालांकि मेरा कोई इसमें कानून नहीं, आप पढ़ लीजिएगा जो जो गधे अभी पूछेंगे। तो रीड दिस इज द प्रोबेशन वायलेशन। ये प्रोबेशन लॉ है कि वो ये कहते हैं कि व्हाई आर यू इन सच अ सिचुएशन व्हेन समबडी हैड टू गो थ्रू दिस। सो अगर मुझे आके कोई हमला कर दे मेरे ऊपर और मैं उसको अपने डिफेंस के ऊपर पुश कर दूं, दिस प्रोबेशन वायलेशन। हर वो चीज, यानी वो प्रोबेशन को वायलेट करना इज अ जोक। कोई भी चीज, अगर मैं किसी को गाली दे दूं, दैट्स प्रोबेशन वायलेशन। मैं किसी को गुस्से में कोई बात कह दूं, प्रोबेशन वायलेशन। अगर मेरी बीवी पुलिस कॉल कर दे मेरे ऊपर, दैट्स प्रोबेशन वायलेशन। कोई भी ऐसी कॉल, मैं रात को जोर से म्यूजिक चलाऊं और मेरा नेबर पुलिस कॉल करे, प्रोबेशन वायलेशन। सो प्रोबेशन वायलेट करना सबसे आसान तरीन चीज होती है। वो आपको प्रोबेशन देते इसीलिए हैं कि वो आपके सर पे एक तलवार रखें कि ये आज फ्री हो गया, कल ये ना हो। तो अगर उनको, ये बहुत आसान तरीका होता है, ये मैंने खुद देखा हुआ भी है, किया हुआ भी है, कि हमें अगर किसी को रिलीज हो जाता है, क्योंकि दो एंटिटी हैं यहाँ पे, कोर्ट है और एफबीआई है, या कोर्ट है या पुलिस है, आसान लफ्जों में। तो अगर कोर्ट कोई चीज रिलीज दे भी देती है तो वो कोर्ट की रिलीज है ना। एफबीआई कैन से ओके, आपने रिलीज दे दी, हमने दोबारा अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने दोबारा अरेस्ट कर लिया, एफबीआई ने अरेस्ट कर लिया, स्टेट पुलिस ने कर लिया, काउंटी ने कर लिया, किसी ने भी कर लिया वायलेशन के ऊपर, या कहा कि हमने इसकी कम्युनिकेशन देखी है, ये एक कोई ऐसा फोन यूज करा था जो हम जो इसने वादा किया कि ये नहीं करेगा, ये जिसने साइन किया है, जो डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया वो नहीं है, आई एम बैक इन जेल। तो फिर वायलेशन में मुझे 15 साल की वो सेंटेंस हो सकता था। सो एक जेल से निकल रहा हूं और दूसरी जेल में जा रहा हूं। दैट वॉज द बिगेस्ट ड्रामा डिलेमा ऑफ माई लाइफ। जेल से निकलने के बाद दुनिया की जो एजेंसीज थी, जो सीक्रेट एजेंसीज, उन्होंने आपको फ्लिप करने की कोशिश नहीं की कि आप उनके साथ चले जाएं, उनके लोगों को ट्रेन करें या उनके लिए काम करें? कोई इस तरह के मामला थे, आपको अप्रोच किया गया था? अली भाई, वो लिस्ट मैं नहीं बता सकूंगा, मैं आपको इशारे दे देता हूँ। जाहिर बात है, इंडिया से तो थी ही, वो तो पहली चीज आई थी। उन्होंने एक फिक्सर को कॉल किया, मेरी जानने वाली है, फिक्सर है वो। फिक्सर का मतलब, कुछ इस फील्ड में फिक्सर्स होते हैं जो आपको, जो कुछ और काम का, जर्नलिस्ट कह लें उनको, जर्नलिस्ट होते हैं वो, जो कि मुल्कों की एजेंसी के साथ काम करते हैं। तो उसको एक फिक्सर को कॉल गया और उसने मुझे कॉल किया कि मैं, तुम्हें ऑफर आ रही है। वो तो पहली तो मुझे आई गई थी, वो तो इंडिया से। उसके बाद फिर पड़ोसी एक पाकिस्तान के मुल्क है, उसने एक, उसके अलावा एक पड़ोस है उधर से आई। फिर साउथ अफ्रीका से एक बहुत अच्छी ऑफर, मुझे बहुत हैंडसम ऑफर है। वो अभी भी कुछ दिन पहले भी उन्होंने रब्ता किया। वो उसलिए नहीं है कि उन्होंने इंटेलिजेंस में नहीं है, वो उनको एंटी करप्शन के लिए चाहिए कोई आदमी के जो उनकी वहाँ पे करप्शन को जो है वो एंटी करप्शन, क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूँ, आई वाज एन एंटी करप्शन फॉर अ व्हाइल। उस एफबीआई की एक वाइट कॉलर क्राइम डिवीजन होती है, तो वो आई यूज्ड टू गो आफ्टर सेनेटर्स, जो जो रोग एलिमेंट्स होते हैं वहाँ के। तो आई यूज्ड टू डू दैट। उन्होंने वो केस स्टडी किया हुआ था, समहाउ दे गेट दैट केस स्टडी। क्योंकि एक जो मेरा करिकुलम में पढ़ाया जाता है वाली भाई, सो यू नो, एक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में एक निसाब में पढ़ाया जाता है। एक मेरा केस था जो कि अमेरिकन ड्रीम, जो कि आपने सुना होगा, वो निसाब में मौजूद है। आई मीन वाज अ लैंडमार्क केस। सो ऐसे कई केसेस हैं जो जो निसाब में मौजूद हैं, जो पढ़ाए जाते हैं। ऑल्दो हम 7 जमात पास, बिलीव इट और नॉट, मे बी यू कैन इजीली बिलीव इट मेरी जबान से। तो अब ऑफरें तो आती हैं कुछ मुल्कों की, जारी बात है मैं नाम नहीं ले सकता जहाँ मैं मौजूद हूँ, तो लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ऐसे कई हैं जो मुल्क, जो कुछ के ले दिए मैंने नाम। एक ऑप्शन मुझे और भी कहीं से था, तो वहाँ ठंड बहुत होती है, वहाँ की ठंड मशहूर है। उन्होंने बहुत फोर्स भी किया कि किसी भी तरह से आप जो चाहिए ले लीजिए और यहाँ पे आ जाइए। और वो एक खास एवेन्यू के लिए कह रहे थे। वो हर ऐसा नहीं कहते कि आप स्पाई बन जाए, क्योंकि मैं आई एम एक्सपोज नाउ, तो ये नहीं होता कि यू डोंट बिकम अ स्पाई, गो टू एनीवेयर एल्स, ये नहीं होता। वो तो जो आप एक्टिव सर्विस में होते हैं तब होता है। इसमें मोर ऑफ अ ट्रेनिंग, एक्सपर्टीज और आपके जो लैंडमार्क केसेस हैं। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि अली भाई देखिए, नेचर ऑफ क्राइम तो एक ही रहती है ना। तो वो नेचर ऑफ क्राइम जो आपने अगर सक्सेसफुली किया हुआ है, सो अगर वहां पर वो चीज हो रही है, तो देन दे वांट यू फॉर देयर एक्सपर्टीज। मोर ऑफ अ ट्रेनिंग मैनुअल आप बना दें, मोर ऑफ अ ट्रेनिंग बता दें, मोर ऑफ अ डायग्राम बना दें उसका, या रोड या पैथ या पार्टीशन किस तरह से उसको इंटरसेप्ट किया जाए। यू नो, आप अब मुझे, अगर आप मिसाल के तौर पे मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान में ड्रग्स आती है, तो मैं आपको अब नॉट टॉप ऑफ द हेड, मुझे ज़रूरत तो नहीं है इसके लिए कि मैं किसी जाके किसी को कॉल करूं कहाँ से आती है। मुझे पता है किस लेवल की आती है, क्या जाता है, क्या आता है।
किस राउट से जाता है, किस राउट से आता है, ये तो मैं आपको अभी बैठे बता देता हूँ। अगर आप बोलें कि गाम्बिया में गनें आती हैं या दारफोर में गन्स आती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी गन्स आती हैं, किस राउट से आती हैं, कौन सी गन किस मैन्युफैक्चर, किस मेक, किस राउट, कौन डीलर देता है। ये मुझे सारी बातें पता होती हैं बिकॉज बीन इन सो लॉन्ग इन दिस, क्योंकि हल्का हमारा एक ही है, सो आई कैन टेल। तो उसके लिए मुझे कोई कॉलें नहीं करनी किसी को, हालांकि ऑल्दो आई हैव एक्सेस टू द कॉल्स, लेकिन ये कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सेम थिंग विद अलकायदा का, अगर आपको कोई चीज़ है अभी, तो मुझे पता है उनका ऑपरेशन, कमांड कंट्रोल ऑपरेशन, वो तो चेंज नहीं होता, वो एक ही चीज़ से बेटर रहता है। वो मोर ऑफ एजुकेशनल वे में भी ऐसी ऑफर्स आती हैं जो अमूमन होती हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है, मैं सिविलियन ना हूँ, मैं एक सिविलियन हूँ और मैं एक आपके साथ बैठ के इंटरव्यू देता हूँ, ये मेरा मेन काम है, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। कामरान भाई, जैसे कि आपने बताया कि दुनिया की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आपसे रब्ता किया, आपको फ्लिप करने की कोशिश की, कुछ का आपने नाम लिया, कुछ के बारे में आपने नहीं बताया, लेकिन क्या कोई ऐसी ऑप्शन है कि आप दोबारा अमेरिका जाके एफबीआई या सीआईए या उनके जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनको ज्वाइन कर सकें? कोई ऐसी ऑप्शन या कोई प्लान है आपका? अली भाई, जहाँ तक बात है अमेरिका की, तो देखें, मैंने जिन टर्म्स पे उनको छोड़ा वो बहुत बुरी टर्म्स थी, मतलब नॉट इन अ फ्रेंडली वे ना, तो यू आर अगेंस्ट इट। जहाँ तक बात है, इज देयर एन ऑप्शन? ऑप्शन आर ऑलवेज देयर अली भाई, द ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ऑप्शन, ये दो पार्टी कंसेंट होता है, इट्स लाइक अ मैरिज, निकाह होता है, फोर्स नहीं। इट्स अ टू पार्टी कंसेंट, दोनों को एग्री होना चाहिए। मेरा दिल में एज सच कोई डिजायर नहीं है, क्योंकि आई थिंक आई एम डूइंग अ मोर इंटरेस्टिंग वर्क नाउ, तो ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। आप, बट somebody have to, अगर एक इनिशिएट कर दूसरी पार्टी एग्री ना हो, तो इट नेवर गोना वर्क। जारी बात है, एक्सपर्टीज इन सर्टेन थिंग। एक चीज ये होगी, अगर खुदा ना खास्ता कहीं दुनिया में कोई अटैक हो जाता है, कोई दूसरा बड़ा, अगर अलकायदा का दोबारा कोई बहुत चीज़ हुई, सो आई नो द प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे तो चैटर चलते रहते हैं वो डिफरेंट चैनल से कि यू नो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस और व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट। आई टेल यू व्हाट आई थिंक, आई डोंट वांट टू डू इट, मुझे करना नहीं है, क्योंकि व्हाई वुड आई, मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना ऐसी। यानी अगर इफ यू टॉक अबाउट, देखें, अगर बहुत एग्जॉटिक चीज़ एक एजेंट के लिए होती है, फील्ड, फील्ड में छोड़ चुका, फील्ड में कर सकता बिकॉज आई एम पब्लिक आया ना, अब मुझे हर एक को ये बूथड़ा पता है, अब प्लास्टिक सर्जरी अब मैं करवाऊंगा नहीं, करवा नहीं सकता, तो आई कैन नॉट गो बैक इन दैट कैपेसिटी। लेकिन डेस्क अगर मुझे करनी है, वो डेस्क भी, अगर ट्रेनिंग है तो वो डेस्क कहलाती है, तो मैंने, अगर मुझे डेस्क लेनी है अली भाई, तो इट ओनली कैन बी वन रीजन, फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल इज नॉट द रीजन फॉर मी, तो डेस्क लेने का बनता नहीं, क्योंकि आई कैन मेक वे मोर मनी इन प्राइवेट एंटिटी। अगर मैं चाहूँ आज, तो मैं अगर कहीं और ट्रेनिंग देना शुरू कर दूँ या कुछ और, तो आई कैन मेक वे मोर मनी देना सैलरी, क्योंकि वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, फिर आप कंसल्टेंसी बेस होती है, या वो चीज़ें होती हैं। सो अगर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर मैं मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ, जस्ट एक नाम थ्रो कर रहा हूँ, कि कल मैं चला जाऊँ स्वीडन चला जाऊँ, कल मैं रह चुका हूँ वहाँ पे, अब मैं प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोल लूँ वहाँ पे, हु कैन बी बेटर देन मी? तो मेरे लिए तो वो प्राइवेट, बेसिकली आई एम डूइंग द सेम जॉब, राइट? आई हायर 4 द स्टाफ, 2 को रखूँ, एक सेक्रेटरी रखूँ, आई कैन, व्हाट काइंड ऑफ मनी आई कैन मेक। मुझे पाकिस्तान से 2 प्राइवेट एजेंसीज हैं जिनका ऑफर आया कि आप हमें कॉन्ट्रैक्ट कर लें, हमारे साथ ट्रेनिंग भी दे दें और हेल्प भी कर दें, दे डील विद लॉट ऑफ अनदर थिंग। मुझे एक और कंपनी ने कहा कि हम पॉलीग्राफ स्पेशलिस्ट ढूंढ रहे हैं, वी डोंट हैव वन, सो हम उनका, अच्छा क्या होता है, ये सारा मार्केटिंग गेम है इसमें, अभी तो मुझे पहले पता नहीं था, अब नाउ आई एम लर्निंग दिस, इट्स अ मार्केटिंग गेम फॉर देम, कि वो चाहे तो पॉलीग्राफ मशीन नहीं खरीद सकते हैं प्राइवेटली, पॉलीग्राफ गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या प्राइवेटली कर सकते हैं, इवन पाकिस्तान से जैसे मुझे जो ऑफर आई, वो लोग कहते हैं कि लेकिन वी वांट, अगर नाम होगा, अगर वो एडवर्टाइज हुआ कि पॉलीग्राफ डन बाय एक्स एफबीआई एजेंट, सो हाउ साउंड एग्जॉटिक, राइट? सो दैट्स व्हाट देयर थिंग इज, सो दैट्स व्हाट आई गेट द बिग बक्स। तो जारी बात है, आई एम गोना चार्ज। अगर आप नॉर्मल आदमी पॉलीग्राफ कराएंगे, ही नो द लूप, आई डोंट हैव टू गो थ्रू दैट लूप, मुझे तो आपके लूप्स का भी लूप पता है ना। तो ये एक ऐसी चीज होती है, तो अगर मुझे कोई, अगर चार्म है, द ओनली थिंग यू कैन से इज मनी, बट आई कैन मेक, तो मेरे लिए इट डोंट मेक सेंस, ये एड अप नहीं होता किसी भी तरह से, ऑल्दो इट साउंड सेक्सी और इज एक्सोटिक, बट इट डोंट मेक सेंस। तो जो सेंस नहीं बनेगी वो मैं करूंगा नहीं। अगर मुझे गाड़ी बेचनी है, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, अगर मुझे कोई गाड़ी बेचनी है, अगर मुझे आज ऑफर है, मैं हर गाड़ी जाके नहीं बेच सकता, ये मेरा एक माइंड सेट है। अगर मुझे, मैं जाके हांडा या किया नहीं बेच सकता हूँ, या इवन मर्सिडीज नहीं बेच सकता हूँ। जो प्रोडक्ट पे मैं खुद सोल्ड हूं, दैट्स द वन आई कैन सेल, एंड आई कैन सेल द हेल आउट ऑफ इट।
क्योंकि मैं सोल्ड उस प्रोडक्ट के ऊपर, मुझे सक्सेस रेट पता है अपना। इस प्रोडक्ट पे मैं सोल्ड नहीं हूँ अली भाई, मेंटली सोल्ड नहीं हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट लाइफस्टाइल, आई एम नॉट ओके विद दैट एनीमोर। सो ऑप्शंस, यस। डू आई वांट टू? फक नो। कामरान भाई, लास्ट सवाल आपसे, लेकिन ये सवाल मेरा नहीं, ऑडियंस का है। हम अक्सर कहते हैं कि अगर ऑडियंस कमेंट्स में कोई सवाल पूछना चाहती है तो वो पूछ ले। जो एक चीज़ लोग जानना चाहते हैं, जो पहले भी कई बार मैंने आपसे पूछा है, लोगों का ये सवाल है आपसे कि क्या कामरान फरीदी आज के दिन भी अमेरिका के CIA के या FBI के किसी मिशन पर तो नहीं? क्या कामरान फरीदी आज के दिन भी CIA या FBI का कोई अंडर कवर एजेंट तो नहीं? और इस मिशन के लिए कामरान फरीदी पहले जेल गया, जेल से निकलने के बाद फिर वो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से सऊदी और फिर दुबई। ये सब जो सेक्रीफाइस किया, ये एक मिशन का हिस्सा है। आज आप सच बता देंगे, क्या कामरान फरीदी किसी मिशन पर तो नहीं है? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं अली भाई। मैं मिसाल देता हूँ। आई मीन दैट्स अ क्वेश्चन आई हैड इन पाकिस्तान। जब मैं पाकिस्तान गया तो मुझसे ये सवाल हुआ था। जो जवाब मैंने वहां दिया था वो मैं आपको दे देता हूँ, एंड आई एलैबोरेट आफ्टर दैट। मैंने दुनिया के कितने मुल्कों में एंटर हुआ, नॉट एज कामरान फरीदी, एज मिस्टर एक्स वाई और मिस्टर जी। कितने दुनिया के मुल्कों में जिनमें एंटर हुआ, काम किया, निकल गया, काम किया, निकल गया। किसी को नहीं पता ना, जब तक मैंने खुद रिवील नहीं किया। नो बडी एवर नो। यू कैन नॉट नो व्हेन आई गो इन, व्हेन आई कम आउट। कितने मुल्क है दुनिया के, आप काउंट ही नहीं। अगर हम आज अभी बैठ के काउंट भी करें ना, तो 4 या 5 मुल्क हम भूल जाएंगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। ये मैंने ट्राई किया हुआ खुद, ट्रेलर। मैंने अपनी वाइफ के साथ बैठ के एक दिन में काउंट करा था। उसके 2 घंटे का, ओह व्हाट अबाउट दैट वन, ओह या दैट वाज दैट। फिर कुछ 2 घंटे का, ओह यू डिड दैट वन टू। केसेस और लाइफ, कीप इन माइंड, आप जो चीजें 2 घंटे में सुनते हैं वो इसलिए पॉसिबल नहीं है उसको सुनना या करना कि दिस 25 years और मोर 27 years ऑफ इट, 27 साल, 24 hours 7 days एक्शन। सो जहां तक बात है इंटर इन एंड आउट होने की, तो वो आई कुड हैव डन इट। अब मैं पब्लिक जेल में चला गया, जेल से बाहर आ गया। अब इस बूथे को हर कोई पहचानता है। बाहर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। मैं बताया कुछ दिन पहले, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक जगह शीशा पीने में दोस्त के साथ गया, 2 दिन पहले की बात है। अली भाई शीशा पीने गया, लिटरली मुझे नहीं पता। अच्छा वो भी मेहमान लेके गया, मुझे नहीं पता, दोस्त है मेरा यहाँ। मुझे बोलता शीशा पीते हैं, वो एक जगह मुझे ले गया। अब वहाँ सारे पाकिस्तानी बैठे हुए थे। अब वहाँ कोई 2 नंबर का काम करते होंगे, वो कर रहे थे या करते हैं, चल कर रहे होंगे, मुझे पता है करते हैं वो 2 नंबर का काम या करते हैं, या उसमें से कुछ मुझे जानते भी हैं, कुछ लोग जिनको पकड़ चुका उनको जानते हैं। अब मैं अंदर घुसा हूँ वहां पर। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ लेके, मुझे वो बोल के गया कि यार मैं आपको ऐसी कमाल जगह लेके जा रहा हूँ। मैं अंदर गया, वहां लोगों के चेहरे यूं यूं, क्या हाल है भाई, खैरियत भाई, ठीक है भाई। नर्वस होना शुरू हो गए लोग अंदर। कुड हैव डन अंडर कवर ऑपरेशन लाइक दैट? आई मीन दिस इज प्रैक्टिकल। पूरा ही बड़ा बम बड़ाम हो गया वहां पे अंदर, धड़ा धुड़, उधर लोग उधर जा रहे हैं, उधर कोई यहाँ बैठा तो उसने सीट पीछे ले ली, जो यहाँ डीलिंग कर रहा था वो कहीं और बाहर चला गया। पीपल स्टार्ट लीविंग। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? इज इट मेक सेंस टू एनीबडी? इट डोंट मेक सेंस। सो अली भाई, इट्स इम्पॉसिबल। इफ आई गो टू चीचू चीचा मत वतनी या चीचू की मलिया चला जाऊं, पीपल नो मी देयर। जब आप नोन होते हैं तो हाउ कैन आई ऑपरेट? प्लस जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वो भी तो उल्लू के पट्टे नहीं है ना। दे नो वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग। वो हर तरह से नजर रखते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल अली भाई, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्या मिशन कर सकता हूं मैं? आई मीन पीपल हो रहे हैं ये हम पे अपना एजेंडा जो है वो थोप रहा है। भाई तो तुम मत सुनो, मैंने तो, मैं पैसे दे के तो नहीं तुम दे के आए हुए यहाँ पे कि तुम्हें 3 घंटे की बोर मूवी देखनी है। डोंट। सो देयर इज नो सच थिंग। इट डोंट मेक सेंस। इट डोंट, ऐसा होता नहीं है। जो ऑपरेशंस होते हैं भाई वो क्वाइटली होते हैं। वो कोवर्ट क्यों लफ्ज कहते हैं? कोई कोवर्ट ऑपरेशन, इट्स अ ब्लैक ऑप, इट्स अ कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट ऑपरेशन, ब्लैक ऑप, इट्स नॉट इन पब्लिक का, यू नेवर नो। आई कैन डू इट। मैं क्यों अपनी मुश्किल, एक बहुत आसान काम है मेरे लिए एक ऑपरेशन का, ठीक है, नो बडी नो हुआ है, मैं गया, करा, निकल गया। अब मैं एक जगह जा रहा हूँ एक काम करने के लिए, रास्ते में कोई मास्क पहन के तो नहीं जाऊंगा ना, 4 आदमी जानने वाले मिल जाएंगे। मैं अब मैं ट्रेसेस छोड़ रहा हूँ अपने। अगर मुझे मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, मुझे लाहौर से जाके फैसलाबाद जाना है फॉर एग्जांपल, एक केस करने के लिए मैं लाहौर में ठहरा हूँ। अब मैं लाहौर से फैसलाबाद की जो मेरी ड्राइव है, मैं कहीं रुकूंगा पेशाब करने या चाय पीने या कुछ भी करने, कुत्ता मारने, या रास्ते में पेट्रोल डलवाने, 2 जानने वाले, 3 जाना, नाउ आई एम लीविंग ट्रेसेस।
इस काम में ट्रेसेस नहीं होते हैं, यू हैव टू डू विदाउट द ट्रेस, यू गो इन विदाउट ट्रेस, यू कम आउट विदाउट ट्रेस। अब मैं सारे ट्रेस छोड़ने के बाद हाउ गुड एम आई, क्योंकि अब बाद में जब वो काम हो जाएगा, दैट्स 2+2 4, ये आया था, यहाँ पे गया था, कर गया था, ही वॉज वेरी वॉज फैसलाबाद, फलां स्टोर पर रुका, फलां जगह रुका, आई कैन ट्रेस बैक टू। सो देयर इज नो कोवर्ट। फिर स्पाई वर्ल्ड में सिर्फ कोवर्ट होता है, ओवर्ट नहीं होता अली भाई, देयर इज नो सच थिंग एज ओवर्ट मिलिट्री करती है, कोवर्ट स्पाई करता है। तो इट डोंट मेक नो सेंस, इट्स अ डम थिंग, इट्स अ स्टूपिड थिंग। मुझे एक खातून ने कमेंट लिखा, बेचारी की अकल, मुझे बोलती है हमें मोसाद के एजेंट की बातें नहीं सुननी, और वो सुनती सारी है, मतलब वो तो मुझे पता है, क्योंकि हर वीडियो पे कमेंट करते हैं हाँ मोसाद के। अब फॉर यू टू नो आई एम एन एजेंट, इट मीन्स यू हैव टू बी एन एजेंट। अगर आप मुझ पर ये दावा कर रहे हैं कि आई एम एन एजेंट, इट मीन्स यू हैव टू बी एन एजेंट, बिकॉज आपको वो खबर होनी चाहिए ना कहीं से कि आई एम वर्किंग समथिंग। अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो यू हैव टू हैव दैट नॉलेज, इट मीन्स यू वर्क फॉर समबडी। इफ यू वर्क फॉर समबडी, यू आर गोना पुट इट आउट देयर। Second thing, you have to be smarter than I am. Maybe you are. Maybe you are smarter than I am. It means that you know my life. It means you know what I do. It means what inspires you to do. So जो सवाल करते हैं ना, उनकी अकल जो है वो, उसका जो मेयार है, अगर नॉर्मल आदमी का यहाँ होता तो उनका यहाँ होता है। क्योंकि पाकिस्तान में एक हमारे एक मसला या क्या है कि इफ समथिंग इज टू गुड इट्स नेवर ट्रू। क्योंकि सारी हमारी जिंदगियों में पाकिस्तानियों की एक डिलेमा है कि सारा ही बुरा होता है, जो भी आता है हम जिसके पीछे नारा लगाते हैं वो जो शख्सियत परस्त होते हैं। मतलब आई डोंट वांट यू टू प्रेज मी, आई डोंट वांट यू टू फॉलो व्हाट आई एम डूइंग। पीपल वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट, गुड फॉर यू। अगर आपका 1 घंटा मेरी वजह से एक बहुत अच्छी काम में गुजर जाता है एंड यू पास दैट टाइम एंड यू लर्न समथिंग इन बिटवीन, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। दिस इज ऑल माई मिशन इज, यही एक मिशन है, यही एक मेरा क्या बोलते हैं सीक्रेट मिशन है। मेरा सीक्रेट मिशन लोगों को एजुकेट और लिटरेट करना है। दिस इज माय सीक्रेट मिशन। अगर उसमें मेरे 2 घंटे में कोई 2 अच्छी बातें मैं बता सकता हूँ एंड किसी को मिल जाती हैं, विच आई गेट अ वेरी गुड फीडबैक। मेरे स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं जिनके साथ मेरा राब्ता रहता, अली भाई देख आप मुझे बोलते हैं तंग कर दूंगा इतने, मतलब आप जितने सवाल करो, क्योंकि उनके सवाल एजुकेशनल सवाल होते हैं, लिटरेट सवाल होते हैं। दे वांट टू लर्न जियो पॉलिटिक्स, दे वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमारा मुल्क इसमें बहुत पीछे है। यानी बांग्लादेश इसमें बहुत आगे है, पाकिस्तान क्योंकि हम इतने अपने रफड़ों में पड़े हुए हैं ना। अब मुझ जैसे जो कि मैं नहीं देखता टीवी को, मैं नहीं देखता किसी चीज को, इतनी हाईलाइटेड या इतने लिंक मेरी हर जगह मौजूद हैं उसके कि आई हैव टू सी इट। सो नाउ आई नो आयशा उमर इज ब्रिंग सम काइंड ऑफ डैम डेटिंग शो पाकिस्तान का लेके आ रही है। आई नो दैट विदाउट वांटिंग टू नो, विदाउट any desire to know, हम इन रफड़ों में पड़े में। दिस इज हु वी आर, दिस इज आवर मेंटल लेवल, दिस इज व्हाट वी लर्न एवरी डे। मेरा काम टू ड्रैग यू फ्रॉम दैट स्टूपिडिटी, bring you to the life which I have known and seen, which make you successful. अगर मैं 2 अच्छी बातों से आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता हूं, make you a better person, you gonna have to be a better person before, you have to be a better human, a better person before you're successful in life. ये चीजें इस तरह चलती हैं, it's a track of it. Better human, better person, successful in life. ये अगर 2 चीजें नहीं है आपके पास, a donkey cannot be a successful person. A donkey can have money, but he cannot be a successful person. A donkey cannot sit कहीं पे आप बैठ के 4 लोगों से बात करते हैं, लोग बोलते हैं यार ये उल्लू का पट्टा किधर आ गया, हेलो करेक्ट के साथ होता है। दैट पर्सन, कैन यू इमेजिन कि आप कहीं बैठे और लोग को कोफ्त हो रही हो आपकी बातों से। दिस इज हु वी आर एज अ नेशन पाकिस्तानी। हम कहीं बैठे होते हैं ना और कोई 2 आदमी को 2 टके की अकल होती है, मैं गालियां देता है यार ये क्या बातें कर रहे हैं यार। कल मेरी वाइफ स्क्रॉल करके दिखा, लुक वो एल्गोरिथम है वो, यार मुझे लुक एट द रील्स इन पाकिस्तान। What is educational there? आप वर्सेस करके देखें तो भाई वो praise the country. This is what's going on. सऊदी अगर डाल के देखें, this is the construction, this is thing, praise this, hidden treasure, history, याद। हमारे पास हिस्ट्री नहीं है क्या? We have it. We don't have the culture, we do have it. आप ट्विटर पे चले जाएं, जो कि एक बेहतरीन एजुकेशनल, आई मीन दैट्स द बेस्ट टूल देयर इज एवर ब्रॉट टू द मैनकाइंड। ठीक है, अब जब से सोशल मीडिया पे एक्स इज अ प्लेस प्लेटफॉर्म वेयर, जहां आपको एलॉन मस्क भी दिखता है, जहां आपको ट्रंप भी मिलता है, जहां आपको एवरीबॉडी इज देयर टॉकिंग अबाउट पॉलिसीज, टॉकिंग अबाउट दिस, टॉकिंग अबाउट दैट। आपको दारफुर में क्या हो रहा है, कॉन्गो में क्यों ना, 4 स्क्रॉल मारने। हम किसको फॉलो कर रहे होते हैं? रात को मैं व्हाट्सएप पे आऊँ, नंगी नंगी बातें करनी है, या मेरे शलवार उतार के दिखाऊंगी, ये करना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गोज ऑन इन आवर एक्स। ये मैंने किया, करके देखने तजुर्बे। माय जॉब, मेरा मिशन, टू गेट यू आउट ऑफ दिस स्टूपिड क्रैप, गिव यू समथिंग which make you a human being,
जो कि दुनिया को जानता हो कि वहां क्या हो रहा है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज आप मर जाओगे, क्या लेके जाओगे? यू वांट टू डाई लाइक अ डोंकी, गुड लक टू यू। सो अली भाई, दिस इज द मिशन एंड दैट इज द ओनली मिशन। Whoever takes it, good. Whoever don't, is their loss, not mine. मैं तो I'm gonna have, अभी मैं जा रहा हूँ वाइफ के साथ कढ़ाई खाने शनिवारी, जबरदस्त वाली खाऊंगा। I'm gonna have shisha, I'm gonna have good कढ़ाई, I'm gonna have a good, have a great night.